तेज गर्मी से बचने के सदाबहार तरीके कौन से हैं? कॉफ़ी, चाय, आपके बाहर के पदार्थ तो आपको डिहाइड्रेट बहुत बुरी तरीके से कर देते पानी का चुनाव कैसे करना चाहिए? आपका अपना अनुभव क्या है? आप कौन सा पानी पीते हैं? हैं। मटके की खुद की नेचुरल प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। आरओ वाटर में हमने उस चीज़ को पानी को एसिडिक भी कर दिया और साथ में पानी की न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होती है वो भी एलिमिनेट कर दी। बाहर से हम धूप में 40-50 डिग्री की धूप में अंदर घर पे आए, 17-18 डिग्री का टेम्परेचर सेट कर रखा है हमने एसी के अंदर। आते ही पहले ठंडा पानी चाहिए, बिकॉज 45 डिग्री से आप आए हैं तो डेफिनेटली आप टेम्परेचर का फ्रिज का ठंडा पानी पिएंगे। जो हमारे लंग्स होते हैं, दे आर दी मोर सेंसिटिव ऑर्गन। इट कुड बी ए साइन ऑफ ए अर्ली हीट स्ट्रोक। भारतीय मौसम विभाग ने अभी से वार्निंग दे दी है कि इस साल की गर्मी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस साल गर्म दिनों की संख्या पिछले हर साल के मुकाबले ज़्यादा रहेगी। इस साल आप भीषण गर्मी के लिए तैयार रहिए। तो आपको भीषण गर्मी के लिए कैसे तैयार रहना है और कैसे अस्पताल जाने से अपने आप को बचाना है, यानी बीमार कम पड़ना है। हमारे साथ डॉक्टर जतिन आहूजा हैं, जो कि अपोलो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट्स हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो सीज़न आ रहा है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, मेडिसिन के डॉक्टर हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, उनके लिए सबसे अच्छा सीज़न होता होगा। यस, तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा आपके शो पे आने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर के लिए जो पेशेंट आता है वो ऐसा नहीं होता कि हम ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास पेशेंट आ रहा है तो इट्स आर बेनिफिट। वो बेचारा किसी प्रॉब्लम को लेकर आ रहा है, किसी न किसी दुख को लेकर आ रहा है। चाहे वो जनरल फिजिशियन के पास आ रहा है, चाहे जैसे आपने बताया गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पे आ रहा है। डेफिनेटली हर मौसम टू मौसम में कुछ बीमारियां ऐसी पर्टिकुलर देखी जाती हैं जो कि ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारा रोल ये होता है कि उस बीमारी को अर्ली आइडेंटिफाई करना, उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना। जैसा कि आपने बताया कि गर्मियाँ आ रही हैं, अभी हम अप्रैल में एंट्री कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि भाई हीट वेव्स स्टार्ट कमिंग अप, है ना। नंबर 1। नंबर 2 क्या कहते हैं, अभी से कई घरों में एसी चलना स्टार्ट हो चुका है, ऑफिस में चल ही रहा है एसी, है ना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस वार्मिंग इफेक्ट जाई जा रहे हैं। तो कहीं भी अगर आपका खान पीन में इफेक्ट होता है, आपके खाने पीने के जो पदार्थ होते हैं जो घर पे आपने फ्रिज में नहीं रखे, बाहर रह गए और वो इट गेट प्यूट्रीफाइड, वो आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाता है। बाहर का खाना खाते हैं जहाँ पे आपका हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता ही रहता है। आपने दो बड़े अहम मुद्दे उठाए मेरे ख्याल से, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। फ्रिज और एसी दोनों के डायरेक्ट कांटेक्ट में लगातार सब लोग रहते हैं। फ्रिज में कितने समय तक चीज़ें स्टोर की जा सकती है? फ्रिज है या स्टोर रूम है? ये दोनों ही चीज़ें कहते हैं किसी ज़माने में एक लग्जरियस क्लास में देखी जाती थी, बट आज की डेट में तो आई थिंक फ्रिज और एसी दोनों ही हर घर में देखते जाते हैं। झुग्गी क्लस्टर्स में भी फ्रिज एसी मिल जाता है हर क्लास में मैम, क्योंकि जिस तरीके का गर्मी हो रही है, कहता है हर बंदे को एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन चाहिए, और इट हैज़ बिकम दी नॉट ए कंफर्ट जोन, इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ अवर ओन लाइफ। तो पहले हम बात करते हैं फ्रिज की, कि फ्रिज में जैसे आपने बताया कि फ्रिज एक 4 डिग्री 5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पे हमारे कुछ जो सामान होते हैं उनको डिके होने से बचाता है। ठीक है, अगर वो ऐसा भी देखा गया कि जितने भी जैसे जिस तरह गर्मी चल रही है, कई घरों में तो फ्रिज भी इतनी गर्मी झेल नहीं पाते और उनके कंप्रेसर वगैरह बोल जाते हैं। सो गर्मियों से फ्रिज भी ख़राब हो रहे हैं और अंदर पड़ा हुआ खाना भी ख़राब हो रहा है। अगर आप खाना कहते हैं फ्रिज में नहीं रख पा रहे हैं, अगर आपका फ्रिज नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब लेट रखा फ्रिज में, तो वो ऑलरेडी खाना जो है ख़राब हो जाता है। कई घरों में ये भी देखा जाता है, जैसे हम सुना है कि दूध ख़राब हो गया, ठीक है, फ्रिज में रखा था फिर भी ख़राब हो गया, बिकॉज गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि इवन योर फ्रिज कैन नॉट टॉलरेट दैट हीट। सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट। तो सेकेंड इज़ एसी। तो एसी में क्या है कि बाहर से खेल के आए या बच्चे या बाहर से हम कहते हैं अपने ऑफिस से आ रहे हैं, आते ही पहले एसी ऑन करना है, इरिस्पेक्टिव के कहता है थोड़ा सा पसीना सूख जाए, पंखे के नीचे बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। तो वी हैव टू एंटर डायरेक्टली फ्रॉम टेम्परेचर 45 or 40 डिग्री टू द 20 डिग्री। ठीक है, सो अगेन इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन दी हेल्थ। ठीक है, तो वाइड वेरिएशन। तो ये जो लोग करते हैं, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैम, वेन एवर देयर इज ए वाइड वेरिएशन, डिफरेंस इज वाइड। ठीक है, आप बिल्कुल आप ठंडा ठंडा कहता है खाना खा रहे हैं, एकदम ठंडा ठंडा गर्म उसके ऊपर पानी पी रहे हैं या गर्म कुछ पदार्थ ले रहे हैं, तो वेन एवर देयर इज ए वाइड वेरिएशन इज देयर। बाहर से लू से आप एकदम ठंडे एसी में आ रहे हैं, दैट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द बॉडी। Okay. Because our body is not a कहता है thermoregulatory in such a quick step. It takes some time.
तो जैसे फ्रिज में लोग सामान रखते हैं उसमें ये फ़र्क होना चाहिए पेरिशेबल, जैसे आपने दूध का एग्जांपल दिया बड़ा अच्छा, पेरिशेबल है दूध, डेयरी प्रोडक्ट है या फिर कोई दूसरा सामान है, कितने समय तक रख लें उसमें और फिर कंज्यूम भी कर लें उसे? देखिए जैसे दूध जैसे प्रोडक्ट तो मेरे को लगता है कि हर 24 घंटे में कहता है कंज्यूम हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा दूध को प्रिक्योर करना पड़ता है। पर अगर कहते हैं दूध आप नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है, और उसी दूध को आप चला रहे हैं 2 दिन के लिए, तो मुझे लगता है कि आफ्टर एटलीस्ट 36 घंटे या 48 घंटे तक तो वो दूध खराब हो ही जाता है, वो फट जाता है दूध, जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं, ठीक है। तो उसका फिर या तो आपका पनीर बनाने में काम आएगा, ठीक है, या फिर कई लोग कहते हैं सर धोने के काम आता है। ये तो आपने महिलाओं के मन की बात कह दी। हाँ, तो इस तरीके के फिर यूज़ होते हैं। अदरवाइज क्या कहते हैं जो इन टर्म्स ऑफ जो उसका मेन यूज़ है, ठीक है, चाय बनाना, बच्चों को दूध देना, ठीक है, या फिर दही बनाना, तो वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता। क्या लंबे समय तक फ्रिज में रखे खाने को, कुक्ड फूड की अगर बात करें, उसको यूज़ किया जाए तो गर्मियों में समस्या ज़्यादा होती है? बिल्कुल जी, जैसे मैंने बताया ना कि कहते हैं एक फ्रिज की भी एक क्षमता है कि अपने अंदर जो उसका कोर टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने की, ठीक है। हम बेशक बाहर से सेट कर देते हैं कि 8 से 4 डिग्री टू 5 डिग्री या 6 डिग्री तक, ठीक है, पर ऐसा गर्मियों में देखा नहीं जाता। बाहर 50 डिग्री या 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है, उस फ्रिज की भी एक क्षमता है, ठीक है, उसके अंदर भी टेम्परेचर 10 डिग्री 15 डिग्री तक आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से, और लंबे लंबे टाइम कहते हैं हम फ्रिज ओपन रखते हैं, हर 15 मिनट में कोई ना कोई जाता है घर में जो ठंडी पानी की बोतल लेने जाता है, कोई मेहमान आ गया, फिर तो इतनी बार जब खुलेगा फ्रिज तो उसका कोर टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं हो पाता, और जहाँ उसका कोर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता तो वहीं उसके जो खाने के पदार्थ होते हैं वो कहीं ना कहीं जो पेरिशेबल आइटम जैसे बताया आपने वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो वो कहीं देखा गया कि 12 से 14 घंटे या लगभग मैक्सिमम 24 घंटे लगा लीजिए, इससे ऊपर नहीं चल पाती हैं, और फिर वो इवन रॉ वेजिटेबल्स भी ख़राब हो जाते हैं। लंबे समय तक रखे खाने को अगर कोई कंज्यूम कर लेता है, किस तरह की उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? सबसे पहला जिसको हम कहते हैं एक हिंदी भाषा में कहते हैं बदहज़मी, ठीक है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि जी मुझे तो कल रात की पड़ी हुई कहता है या परसों की हमने पड़ी हुई सब्जी खाई, उसके बाद कुछ ठीक नहीं लग रहा, बदहज़मी सी लग रही है, ठीक है, मुझे खट्टे डकार आ रहे हैं या मेरा पेट ख़राब लग रहा है, ठीक है, ठीक से मोशन भी नहीं आ पा रहे या ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो वेग सिम्टम होते हैं, एब्डोमिनल सिम्टम, उसको हम बदहज़मी कहते हैं हिंदी में। तो ये सिम्टम से पहले आते हैं, ठीक है। अगर खाना घर का है तो बदहज़मी कुछ हद तक ठीक है, बट अगर खाना आपने बाहर से मंगा के और फ्रिज में स्टोर कर दिया है तब तो आप मान के चलिए कि चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन बिकम अगेन हाई, ठीक है। सिमिलरली कहता है अगर आपकी मिल्क प्रोडक्ट्स आइटम है तो मिल्क प्रोडक्ट आइटम तो रैपिडली डिटरेट होती है फ्रिज में। अगर आपका अगेन टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा, कोर फ्रिज का टेम्परेचर, सेंट्रल टेम्परेचर, तो फिर आपको जो मिल्क रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं कई सारे, तो वो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गर्मियों में ये ज़्यादा होता है सर्दियों के मुकाबले? एब्सोल्युटली, यस। एयर कंडीशनिंग की हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, जब 5 स्टार होटल्स में हम देखते हैं जब आप एंटर करते हैं एक बफर जोन होता है, एक बफर एरिया होता है, आप बहुत तेज़ गर्मी से एक सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा बफरिंग एरिया होता है, लेकिन घरों में तो ऐसा होता नहीं। हम तेज़ धूप से निकल के तेज़ गर्मी में आते हैं, वो किस तरह से तेज़ धूप से निकल के तेज़ एसी में पहुँच जाते हैं 20-18 टेम्परेचर पे, वो कितना नुकसान पहुँचा सकता है? देखिए हर एक की बॉडी में एक थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम लगा होता है एंड दैट इज इन आवर ब्रेन। अच्छा, ओके, सो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम इज पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। सो इट इज़ नॉट लाइक ए मैजिक। आप जैसे देखते हैं कि भाई एकदम अंधेरे से धूप में गए तो हमारे जो आई का अपर्चर होता है वो एकदम आंखों में रोशनी पड़ती है तो लगता है कि अंधेरा सा आ गया, ठीक है। सिमिलरली अंधेरे से रोशनी से बाहर अंधेरे में गए तो भी एकदम प्रॉब्लम आती है क्योंकि दिखाई नहीं देता, ठीक है। सो बॉडी के जो बाहर के जो सेंसरी ऑर्गन है वो भी टाइम लेते हैं, थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम जो ब्रेन में वो भी टाइम लेता है। सो ऑल दी सेंसरी ऑर्गन टेक्स टाइम टू एडजस्ट इनटू द न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जैसा आपने बताया कि बाहर से हम धूप में 40-50 डिग्री की लू में अंदर घर पे आए, 17-18 डिग्री का टेम्परेचर सेट कर रखा है हमने एसी के अंदर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो सडन वेरिएशन हैज़ द इम्पैक्ट ऑन दी हेल्थ, स्पेशली दी एल्डरली पॉपुलेशन उनको निमोनिया होने का रिस्क रहता है, उनको कहता है गिडीनेस होने का रिस्क रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहता है बहुत ही इम्पैक्ट बॉडी पे धीरे धीरे डालना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद आते ही पहले ठंडा पानी चाहिए बिकॉज 45 डिग्री से आप आए हैं तो डेफिनेटली आप टेम्परेचर का फ्रिज का ठंडा पानी पियेंगे जो ऑलरेडी कहता है एक 5 या 6 डिग्री पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो भी छाती पे लगेगा, ठीक है। तो एक तरीके से निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप कहता है सडनली टेम्परेचर वेरिएशन करते हैं। तो क्या करना चाहिए? देखिए टाइम इज़ ए मेन प्लेयर, ठीक है, मेन की है यहाँ पर। अगर आप जब भी कहीं ठंडी से गर्मी या गर्मी से ठंडी जाते हैं तो इसको हम एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं, एक वर्ड होता है एक्लिमेटाइजेशन। हमारी बॉडी को एक्लिमेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप लू से अंदर सर्दी में आ रहे हैं तो
कोशिश करिए कि पंखे के नीचे बैठिए, एसी को स्विच ऑन ना करिए, ठीक है। 10-15 मिनट वेट करके आराम से, और अगर पानी पीना है तो कोशिश करिए कि कहता है नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी लीजिए, ठीक है। मटके का पानी ले सकते हैं अगर वो आरओ वाटर है, या आपका पानी आरओ से डायरेक्ट भर सकते हैं, ठीक है। या पानी मिक्स कर सकते हैं, अगर ठंडा लेना भी है तो हल्का फ्रिज का ले लिया और हल्का अपने नॉर्मल टेम्परेचर मिक्स कर लिया, ताकि 15 या 20 डिग्री के आसपास वाला। ऐसा नहीं कि सीधा आते ही ठंडी बोतल पानी की मुंह में डाली, ठीक है। और अगर ऐसा करेंगे तो फिर डेफिनेटली बीमार तो होना बनता ही है। किस तरह के नुकसान होंगे अगर लोगों को ये आदत रही कि बस घुसे 18 डिग्री टेम्परेचर पे एसी है और पानी जो है वो चिल्ड है? आपने सुना ही होगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं साइनस की प्रॉब्लम रहती है, एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है। बच्चा मेरा 10 साल का है, लोग कहते हैं कि उसको 3 बार निमोनिया हो चुका है, ठीक है। जबकि हमने सारे टेस्ट करवा लिए, कोई रिस्क फैक्टर समझ नहीं आ रहा। वो रिस्क फैक्टर तो आपके पास खुद ही है कि बच्चा आपका कहता है एकदम कहते हैं ठंडा पानी पी रहा है, फ्रिज में खेल के आता है बाहर, और वो भी रनिंग करके आता है, भाग के आता है ग्राउंड में, और आते ही ठंडी बोतल मुंह में लगा जाता है, तो वो अपने आप में ही कहते हैं एक रिस्क फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए। बच्चों के साथ क्या, एल्डरली पॉपुलेशन भी एक बहुत रिस्क होती है, खासकर बच्चे और एल्डरली, दे आर दी मोस्ट एट रिस्क, क्योंकि बॉडी उनकी बहुत ही फ्रेजाइल होती है। कुछ बच्चों की, बड़ों की भी आदत होती है गर्मियों में सीधे फ्रीज़र खोला, बर्फ़ निकाली और वो भी खा लिया, फिर पानी में डाला उसको और वो वाला पानी पी लिया। तो एज आई मेंशन कि आउटसाइड टेम्परेचर और इनसाइड टेम्परेचर, अब आपने इनसाइड टेम्परेचर और कम कर दिया, आपने फ्रिज से कहता है बर्फ़ निकाली जो कि 0 डिग्री पे थी या मे बी माइनस पे, ठीक है। तो अब इतना टेम्परेचर वेरिएशन में अगर बॉडी में जाएगा, बाहर बॉडी जो है आपकी एडजस्ट हो रखी है 45 डिग्री के हिसाब से, 40 डिग्री के हिसाब से, अब आपने उसमें -3 डाल दिया, तो डिफरेंट टेम्परेचर इज 43 डिग्री। तो बॉडी पे कहीं ना कहीं कहता है आपके स्टमक में, आपके चेस्ट के ऊपर, एंड चेस्ट क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ, बिकॉज जो हमारे लंग्स होते हैं दे आर दी मोर सेंसिटिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो वो एकदम पे कहता है जकड़ जाते हैं, आपको अस्थमा लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं, आपको कहता है निमोनिया हो सकता है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि मेरे को लेते ही कहते हैं चेस्ट में भारीपन स्टार्ट हो गया, एकदम ठंडा पानी पीते ही खांसी आने लग गई है, ठीक है। कईयों को साइनोसाइटिस बैठ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स बहुत ही कॉमनली देखे जाते हैं जब हम एकदम सडनली टेम्परेचर वेरिएशन में जाते हैं। पानी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, लोग तरह तरह का पानी ट्राई करते हैं। कुछ लोग तांबे के ग्लास में पानी रात को भर के रखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि टैप वाटर से अच्छा कुछ नहीं है, उसे बॉईल करके पी लो। आरओ सभी के घरों में है, मिनरलाइज्ड वाटर की बॉटल्स मिलती हैं। पानी का चुनाव कैसे करना चाहिए, आपका अपना अनुभव क्या कहता है? तो देखो, मैं आप कौन सा पानी पीते हैं? बिल्कुल, मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो मैं अपने पुराने, अगर मैं हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जाऊँ किसी ज़माने में, वैदिक टाइम पे, तो उस टाइम पे कहते कॉपर के बर्तन होते थे, तांबे का बर्तन, जिससे कि आपने बताया, ठीक है। उस टाइम ऐसा नहीं था कि भाई आपने चलाया अपना स्टोव या अपना कहते पानी गर्म करने का सिस्टम इतना फास्ट नहीं होता था। तो एट दैट टाइम क्या कहते हैं, हमारा जो कॉपर का जब सिस्टम होता था, जो तांबे का होता था, वो डिटॉक्सीफाई करने का काम करता था। उसमें पानी अगर पड़ा रहेगा रात भर तो वो डिटॉक्सीफाई हो जाएगा, उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो कहता है किल हो जाएंगे, और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वैल्यू रिटेन रहेगी, वो ख़राब नहीं होएगी, ठीक है। और कॉपर अपने आप में ही कहीं ना कहीं बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट का काम करता है, मिनरल्स के फॉर्म में काम करता है। तो वो पुराने ज़माने का काम था, और वो आज भी कहता है हमारे दादा दादी का या नाना नानी के टाइम का, वो आज भी वैलिड होता है, ठीक है। पर सिंस कहता है वी आर इन द 2025, नोबडी हैव टाइम टू कहता है उसको कॉपर में सेव करे, क्योंकि वो ठंडा नहीं है, ठीक है। तो फिर एक टाइम आया कि जब हमारे पापा मम्मी के टाइम पे मटके का पानी आ गया जी। तो मटके का पानी भी क्या कहते हैं, आपको एक तो ठंडा रखता है, नेचुरल ठंडा है, ठीक है। फ्रिज तो अभी आए हैं पिछले 30-40 साल से, ठीक है। तो उस टाइम पहले फ्रिज नहीं होते थे, तो मटके का पानी ठंडा रहता है। खासकर मटके के पानी को आप भर के रख लीजिए और बाहर एक क्या कहते हैं एक दरी टाइप की बिछा दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, तो मटके का पानी जो है बाहर 45 डिग्री चल रहा है और अंदर उसके अंदर 10-15 डिग्री मेंटेन रखता है, विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि हमें चाहिए इतना ही चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली कहता है वो आरओ वाटर नहीं है, बट वो ग्राउंड वाटर हो सकता है, ठीक है। बट आजकल जिस तरीके से हमारे पीछे बैक सप्लाई में जब वाटर आता है, ठीक है, कितना क्लीन है, और हमारी आदत भी ऐसी पड़ गई कि जब तक आरओ वाटर ना हो तो हम नॉर्मल वाटर से मानते ही नहीं हैं, हम उसे क्लीन ही नहीं मानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहते पहले हर एक को डायरिया होता था और आज डायरिया नहीं होता, ठीक है। तो क्योंकि ग्राउंड वाटर सोर्स भी एक कहता है एक अच्छा सोर्स है वाटर का, और वो क्लीन ही होता है, ठीक है। बट ठीक है, एनी हाउ कहता हम आगे बढ़े और कहता मटके से फिर हम आगे आ गए फ्रिज के ऊपर, ठीक है। अब फ्रिज में कहता, क्योंकि कहता है हर चीज़ कहता है कमर्शलाइज हो रही है, तो फ्रिज में क्या कहते हैं पहले हमने टैप वाटर भरना शुरू किया, ठीक है। फिर
पानी को अलग तरीके से बेचा गया इन द फॉर्म ऑफ आरओ वाटर, ठीक है। आरओ वाटर में क्या है कि जो वाटर होता है हमारा ग्राउंड वाटर, वो एक एसिडिक कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स उसके कम हो जाते हैं, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शन इट इज़ गुड, बट इन टर्म्स ऑफ कहता है ओवरऑल हेल्थ आई वुड नॉट से इट्स गुड। तो क्या करना चाहिए? सबके घरों में आरओ है और ज़्यादातर लोग आरओ तो फिर इसी चीज़ को फिर एक नया कंसेप्ट बना के बेचा गया कि जैसे हमसे बात हुई पहले कि ब्लैक वाटर, ठीक है। तो अब ब्लैक वाटर का कंसेप्ट आया कि भाई हमारे को बॉडी में डिटॉक्सीफाई भी करना है, एसिडिक हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, तो एक अल्कलाइन वाटर निकाल दिया गया ब्लैक वाटर की फॉर्म में। ब्लैक वाटर की फॉर्म में आपका न्यूट्रेंट भी दिए गए, और जैसा कि कुछ स्टार्स हैं वो आजकल पीते भी हैं और कई हद तक प्रमोट भी करते हैं कि ब्लैक वाटर इज़ द बेस्ट फॉर दी डिटॉक्सीफाइंग हमारी बॉडी को, है ना। और साथ साथ वो वाटर कई हद तक डिजीज़ फ्री होता है इन टर्म्स ऑफ कि कहते हैं उनमें बैक्टीरिया होता ही नहीं है, बिकॉज हमारे को ऑलरेडी इसको बॉयल्ड किया जाता होगा बिकॉज कमर्शलाइज करने से पहले। अल्कलाइन सिस्टम है तो बॉडी को नुकसान नहीं देता, न्यूट्रिएंट्स मिला दिए जाते हैं। तो ये भी आजकल एक जो फ्री वाटर है हमारे को जो मिलता है, बचपन में मिलता था, आज वो एक कमर्शलाइज करके 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ में 200 ml बेचा जाता है। आपके पास चॉइस हो तो आप कौन सा पानी पिएंगे? देखिए कहते मैं तो कहते लास्ट मैनी ईयर्स में सारे पानी टेस्ट कर रखे हैं, ठीक है। घाट का पानी पी लिया। हाँ, तो बट टू ऑन प्रैक्टिकल साइड हम खुद भी किसी ना किसी तरीके से आरओ के वाटर के उसमें बंदिश में फंस चुके हैं जी, ठीक है। मैं आज यहाँ आप कह रहे हैं कि वो एसिडिक होता है। एसिडिक होता है बिकॉज वो आपको डिटॉक्सीफाई करने का काम नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, आरओ वाटर का मिनरल वैल्यू होती है वो कम होती है। सिमिलरली एक फिर इसी के बाद एक कंसेप्ट आया बिफोर बिटवीन द ब्लैक वाटर एंड द आरओ वाटर, मिनरल वाटर। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेलेनियम, जिंक, जो लोग डेफिशिएंट होते हैं उसके अंदर या मेडिसिन नहीं लेना चाहते, खासकर कहते हैं जिसमें कोबाल्ट, जिंक, सेलेनियम वगैरह होता है, जिनको पानी में नहीं मिल रहा, ठीक है। तो वो फिर मिनरल वाटर की तरफ जाते हैं। मिनरल वाटर में ये सारी चीज़ें भरपूर होती हैं, ठीक है। ऑल्दो टेस्ट हल्का बहुत मिनरल टेस्ट होता है इसका, बट एट द सेम टाइम इट इज़ स्टिल बेटर देन दी आरओ वाटर, बिकॉज आरओ वाटर में हमने उस चीज़ को पानी को एसिडिक भी कर दिया और साथ में पानी की न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होती है वो भी एलिमिनेट कर दी। अगर मान लीजिए आरओ वाटर, जैसे आपकी बात सुन के लोगों को लगे कि अगर वो एसिडिक कर रहा है हमें और उसमें अल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो आरओ वाटर वो यूज़ ना करना चाहे तो टैप वाटर के साथ फिर कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं? नल से आने वाले सीधे पानी को तो लोग नहीं पिएंगे, ये तो तय। बिल्कुल। क्या करना चाहिए? देखो ये तो कहता है आई थिंक फिर हमारे को कहते हैं कमर्शलाइज तरीके में ही जाना पड़ेगा। आज की डेट में कहता है देयर आर फ्यू सिस्टम, अल्कलाइजर सिस्टम्स भी होते हैं। मैंने घरों की छतों पे देखा है कई लोग क्या करते हैं कि आरओ वाटर के साथ एक अल्कलाइन पूरा एक ट्यूब्स आती हैं वो लगवा लेते हैं ताकि आरओ वाटर गेट कन्वर्टेड, दैट एसिडिक सिस्टम कन्वर्टेड इनटू द न्यूट्रल सिस्टम और द अल्कलाइन सिस्टम, ठीक है। बिकॉज एसिडिक अपने आप में ही लॉन्ग टर्म में बोन को नुकसान देता है एंड बोन से स्लो हाई एसिडिक, जैसे हमने देखा ही है कि मैम हमारे किडनी डिजीज पेशेंट बढ़ जाते हैं जो ज़्यादा एसिडिक वाटर लेते हैं। बट एसिडिक वाटर डज इट प्रमोट्स द किडनी स्टोन फॉर्मेशन, इट प्रमोट्स दी कहता है आपका किडनी स्टोन के साथ साथ कहता है बोन को डीमिनरलाइज का काम करता है। बट ये सारा प्रोसेस जो होता है बहुत ही स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि जब तक बंदा 15-20 साल 30 साल नहीं लेता तब जाके उसको किडनी स्टोन बनते हैं, तब जाके उसको किडनी खराब होती है, तब उसको लगता है कि ये मेरे साथ हो क्या गया, पर उसे वो आरओ वाटर से जोड़ नहीं पाता। ठीक है। तो ये जितने भी अननेचुरल प्रोसेस चीज़ें हैं, चाहे वो खाने में के पदार्थ हों, चाहे आपके पानी के पदार्थ हों, जब भी आप नेचर से थोड़ा सा अगेंस्ट जाएंगे तो वो बॉडी पे आज नहीं तो कल असर डालेंगे। कुछ लोग पानी को अल्कलाइन करने के लिए ये भी करते हैं कि आरओ वाटर से जो भी बॉटल भरी अपनी और उसमें कुछ खीरा, मिंट, नींबू ये सब डाल दिए, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है? मैम एक तरीके से वो फाइबर डाइट है, नंबर 1। नंबर 2 वो डिटॉक्सीफाइंग का काम कर सकते हैं बिकॉज आपका आरओ वाटर तो डिटॉक्सीफाई कर नहीं पा रहा, नाइदर उसके अंदर मिनरल हैं, नाइदर उसके अंदर अल्कलाइन प्रॉपर्टी है, तो वो फ्रॉम वाटर तो है ही है एक ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट उसको उससे प्रमोट कर देते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा भी कहा जाता था कि जो मटका होता है, जो घड़ा मिट्टी का होता है, उसे नेचुरल और आरओ भी माना जाता है। क्या ऐसा वाकई मटका प्योरीफाई करता है पानी? तो मटके की खुद की नेचुरल प्योरीफाइंग प्रॉपर्टी नहीं होती है जहाँ तक मेरा अनुमान है, पर हाँ मटका कहता है आपका कंटेमिनेट हो जाए, ठीक
ठीक है, ये चांसेस कम है बिकॉज वो पूरा ऊपर से ढका हुआ होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप उसको हर 24 घंटे में चेंज कर रहे हैं पानी को, और ग्राउंड वाटर है, ठीक है, जो अपने आप में ही कहते हैं एक, अगर आपने हैंडपम्प से निकाला हुआ प्योरेस्ट वाटर है, ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कहते हैं कोई कंटेमिनेशन का ऐसा कोई वो है, क्योंकि मैंने खुद पिया हुआ है, ठीक है, और कई साल पिया हुआ है, ठीक है, मुझे तो याद नहीं कि मेरा कभी कहता है हाँ पेट खराब हुआ हो, बट हाँ अभी अर्बन सेक्टर में आके और कहते हैं इतने लंबे टाइम से कहते हैं हम बन चुके, बिकॉज ऑप्शन भी नहीं है ना किसी घरों में। मेरे को लगता नहीं कि कहते हैं जो हमारे फॉलोअर सुन रहे हैं किसी घर में आपके कहते हैं हैंडपम्प होगा, वो तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। सवाल ही नहीं होता। कहीं गांव देहात में लोगों हाँ, में सुन रहे हो तो बिल्कुल। जरूर वहाँ हो सकता है, लेकिन शहरों में तो बिकॉज कहीं एक हैंडपंप आप वेल से वाटर पी रहे हैं और एक आप हैंडपम्प से पानी पी रहे हैं दोनों ग्राउंड वाटर, बट वेल वाला पानी फिर भी ओपन अप हो रखा है, उससे इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। बट जो ग्राउंड वाटर है जो बिल्कुल ताज़ा पानी आया हुआ है, आप उसको कभी हाथ लगा के देखिए, चाहे बाहर टेम्परेचर 5 डिग्री हो, ठंड पड़ रही हो, तो भी आपका वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, और जितनी गर्मी पड़ रही हो तो भी ठंडा होता है। और पानी को उबाल के ठंडा करके पीने का कॉन्सेप्ट किस तरह से माना जाता है? आई थिंक वो फिर भी बेटर कहूँगा मैं, ठीक है, एटलीस्ट उसके अंदर कहते हैं आपके बग्स या पैथोजेंस का आप उसको किल कर पा रहे हैं, बैक्टीरिया को आप किल कर रहे हैं, फंगस को किल कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आप जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो आपको रिटेन कर रहे हैं, ठीक। ओनली थिंग इसके हीटिंग से जो स्पोर्स होते हैं वो किल नहीं होते, ठीक है। अच्छा। तो जो कुछ बैक्टीरिया या कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो स्पोर के थ्रू हमारे इन्फेक्शन करते हैं बॉडी में, अच्छा। ठीक है। उसका भी तरीका ये होता है कि अगर आपके पास फ्रेश वाटर सोर्स है, जैसे कि मैंने बताया हैंडपम्प वाटर, ठीक है, उसके अंदर स्पोर्स आने के चांसेस मिनिमम ही होते हैं, इट कैन नॉट, उससे स्पोर्स आ ही नहीं सकता, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं आ रहा तो स्पोर्स भी नहीं आएगा। तो ऐसे पानी को अगर आप फिर भी हीट करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप कहीं से जैसे ट्यूबवेल से पानी आ रहा है या किस तरीके से और तरीके से पानी आ रहा है बाहर से, जैसे आप कहते हैं ना कि हमारी कैनाल से पानी आता है, तो ऐसे में स्पोर्ट्स आने के चांसेस रहते हैं, तो हमारे को ना चाहते हुए भी आरओ वाटर की फॉर्म में जाना पड़ता है। जाना ही पड़ता है क्योंकि वो सबसे कन्वीनियंट और बिल्कुल, इजीली यूज्ड चीज़ है। तेज़ गर्मी से बचने के सदाबहार तरीके कौन से हैं जो लोग अभी नोट कर लें क्योंकि गर्मी आ शुरू हो गई? बिल्कुल, तो सबसे पहले तो कहता है अपने आप को हाइड्रेट रखें जितना हो सके, कहते हैं कम से कम, जैसे इस तरह की गर्मी में लगभग 2.5-3 लीटर से ऊपर ही पानी ले, ठीक है। अगर अपने डेफिनेटली बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि 10 साल का बच्चा 3 लीटर से ऊपर पानी पी जाएगा, बट हाँ मैं यंग बंदे की बात कर रहा हूँ जो लगभग 10 साल से या 15 साल से लेकर 60-70 साल का बंदा है, वो 2.5-3 लीटर पानी बिल्कुल बनता ही है, ठीक है। अब वो पानी ज़रूरी नहीं कि खाली प्योर वाटर फॉर्म में होना चाहिए, वो आपका अदर जैसे नींबू पानी हो गया, आपका छाछ हो गई, आपका कोकोनट वाटर हो गया, ये सारी चीज़ों की फॉर्म में आपका सब काउंट होता है। तो 2.5-3 लीटर से ऊपर अगर फ्लूइड रहेगा बॉडी में, ठीक है, आपकी टंग अगर मॉइस्ट है, ठीक है, यानी कि गीली है, तो इसका मतलब आप वेल हाइड्रेटेड हैं, आपका गला नहीं सूख रहा है, तो ये आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। जहाँ भी आपका लगेगा कि गला या टंग डिहाइड्रेट हो रही है, आपको प्यास लग रही है और आप कहता है फ्लूइड नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ेंगे, और जैसे ही डिहाइड्रेशन में अगर आपको पेट खराब हुआ तो यानी कि आपका वाटर वहाँ से भी लॉस होगा, वहाँ पे आपके रिस्क बढ़ जाते हैं कॉम्प्लिकेशन में जाने के, जैसे कि किडनी पर असर आना, शॉक में जाना, या और बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट आना, या कभी कभी ऐसे पेशेंट को हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोई बाहर तो 45 डिग्री चल रहा है तो वो भी चांस बढ़ जाता है। अदर फॉर्म इसके कहता है एक कपड़े जो होते हैं हमारे खुले कपड़े पहनने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी भी जो होती है वो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम का काम करती है, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो हीट इवेपोरेट करवा के बॉडी जो होती है हमारे बॉडी को जो सिस्टम होता है 45 डिग्री से एडजस्ट करती है। ओके। पेट खराब होने की आपने बात की, गर्मी जब लगती है, हीट स्ट्रोक की हम अक्सर बात करते हैं, क्या होता है हीट स्ट्रोक? लोग कैसे पहचाने कि अब वो हीट स्ट्रोक के शिकार हो गए हैं? देखिए, हीट स्ट्रोक वाला पेशेंट खुद तो कभी नहीं बता पाएगा, जो उनके साथ वाले बंदे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा बाहर हीट में एक्सपोजर था, इसका सन में एक्सपोजर था और सुस्त पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है, हमने तो हमेशा इसको एक्टिव देखा है, टंग ड्राई हो रही है, ठीक है, शरीर में बॉडी एक कह रहा है, रिस्पॉन्स इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केस के अंदर हमारे को इमीडिएटली क्या कहते हैं डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, उनके ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए देखने के लिए कि कहीं उनके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस तो नहीं हो गए। खासकर ऐसे पेशेंट में सोडियम पोटेशियम अल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो साथ में अगर एडमिट करवाएंगे तो फ्लूइड भी जाएगा, नहीं एडमिट करा सकते तो उनको कोशिश करिए कि हल्का सा कहते हैं वार्म टेम्परेचर से कोल्ड टेम्परेचर की तरफ लेकर आएँ, हाइड्रेशन मेंटेन करें, ठीक है। अगर ओरली पेशेंट ले सकता है तो ओरली ले, नहीं ले सकते तो फिर उनको आईवी फ्लूइड के थ्रू बॉडी में वाटर रिटेन करवाना पड़ता है। कुछ लोग ऐसा सलाह देते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो या जैसे हीट स्ट्रोक हो जाए तो सादा पानी पीने की जगह ORS यूज़ करना चाहिए।
ORS का बिल्कुल सही बताया आपने। ORS का मेन फ़ायदा ये होता है कि प्लेन वाटर की कोई, जैसे बताया ना कि मैंने इतना सोडियम पोटेशियम का अल्ट्रेशन आया था हीट स्ट्रोक में, तो उसमें इतने कंपोनेंट नहीं होते प्लेन वाटर में जो सादा पानी होता है। तो हमारे को ORS क्या करता है कि उसमें एनर्जी के साथ साथ ग्लूकोज के साथ साथ सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इस तरीके के जो आयंस होते हैं हमारी बॉडी में रिप्लेनिश करने के काम करता है। ओके, घर में अगर ORS अवेलेबल नहीं है तो क्या कर सकते हैं? नींबू पानी, शिकंजी, सबसे आसान तरीका। उसको ले लेना अपना चाहिए। नमक डालिए, शिकंजी, नींबू डालिए और कहता है आपका ORS बन गया। राइट, आपने कहा कि अगर ज़बान सूखी है तो वो एक सिम्टम है कि पानी की बिल्कुल। कमी है। क्या काफ्स में भी पेन होता है लोगों के, जिसे लोग गर्मी से एसोसिएट करते हैं, ये बात सही है? देखो, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन में बॉडी एक होना बहुत आम बात है। तो जब भी सोडियम पोटेशियम हमेशा अल्टर होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स अल्टर होंगे, तो काफ मसल्स जो होती है हमारी बॉडी में बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, क्रैम्प्स फील करती हैं पेशेंट को। मतलब वो कहता है कि भाई मेरी बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे हैं, या कई जगह बाटे वर्ड भी यूज़ करते हैं कि बाटे आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो सिम्टम अगर आपको लग रहे हैं और साथ में आपको लग रहा है कि पेशेंट की जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो कहीं कम जा रहा है, तो इट कुड बी ए साइन ऑफ ए अर्ली हीट स्ट्रोक। ओके, तेज़ गर्मी के मौसम में क्या नहीं खाना चाहिए? देखो, गर्मी है तो आइसक्रीम भी खाई जाएगी, आपका कहता है क्या कहते हैं, शरबत भी पिया जाएगा, ठंडा पानी भी पिया जाएगा, ये तो होना ही होना है। जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं कि चाय पीना, कॉफ़ी पीना, आपका बाहर के खाने खाना, जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि उसकी सोर्स क्या है, ठीक है, कब से स्टोर्ड है, कहाँ स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, कॉफ़ी, चाय, आपके बाहर के पदार्थ, गलती से भी कहता है अगर इन्फेक्शन हुआ या पेट खराब हुआ तो आपको डिहाइड्रेट बहुत बुरी तरीके से कर देंगे। तो गर्मी के मौसम में इससे बचना इन सब चाहिए। चीज़ें बचना चाहिए। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आपने बताया कपड़े पहनने में ध्यान रखना चाहिए, ढीले बिल्कुल। कपड़े पहनने चाहिए। पानी को लेकर हमने लंबा चौड़ा डिस्कशन कर ही लिया है। किस तरह की दवाएं हैं जो लोगों को हैंडी रखनी चाहिए अगर उन्हें लगता है कि उनको गर्मी की मार पड़ी है? आई थिंक सबसे सेफ और सबसे बेस्ट दवाई तो आप नहीं बताइए मुझे, डैट इज़ कहता है ORS। तो ORS का पैकेट तो सबके घर में होना चाहिए, जी। ठीक है। डॉक्टर को पहले सलाह करने से पहले अगर लग रहा है कि पेट खराब है, वॉमिटिंग आ रही है, तो खाना देने के बजाय ORS दीजिए, ठीक है। ORS आपकी हाइड्रेशन मेंटेन करेगा, ठीक है। अगर ORS आपके पास है तो आपके 95% सारी सोल्यूशन तो आपके पास ऐसी हो गई। उसके अलावा कुछ बेसिक कहता है मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो वाटर रिटेंशन का काम करती है बॉडी में, ठीक है। वो मैं यहाँ पे आपके माध्यम से आज नहीं बोलना चाहूँगा, बिकॉज कहता है वो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए जी। ठीक है। इसके अलावा कहते हैं जैसे पेट खराब हो गया तो कई लोग कहते हैं एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, तो एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी जो डायरिया होते हैं, ठीक है, वो वायरल होते हैं और एंटीबायोटिक का कोई उस पर रोल नहीं होता। डायरिया मतलब पेट खराब होना, हाँ, जैसे जो दस्त लगते हैं हमारे को, तो वो वायरल के हिसाब से होते हैं। एंटीबायोटिक हमारे बैक्टीरिया को किल करने के लिए होती है। पेशेंट को ये लगता है कि मेरा 3 दिन में पेट ठीक हो गया, डायरिया कंट्रोल हो गया, क्योंकि वो मैं एंटीबायोटिक ले रहा था। ऐसा नहीं है, बिकॉज आपका था ही वायरल इन्फेक्शन, चलता ही 2-3 दिन है, ठीक है, इसलिए आपको आराम पड़ा। तो पेट खराब होने पर बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक लेने से नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल मैम, हर एंटीबायोटिक का आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट भी है। हर चीज़ का, हम बॉडी में कुछ भी ले रहे हैं वो हर चीज़ का एक इफेक्ट है और एक साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो हमारे को इफेक्ट को मैक्सिमाइज करना है, बढ़ाना है, और साइड इफेक्ट को मिनिमम करना है, यही एक जीवन है। ओके, एक सवाल आपसे और चलते चलते पूछ लेते हैं। कैंड जूसेस का चलन अब गर्मियों में ज़्यादा बढ़ेगा, कोलाज का चलन ज़्यादा बढ़ेगा, आप बतौर डॉक्टर क्या सलाह देंगे लोगों को? देखो, जहाँ तक हो सके तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड घर पे अपने साफ़ पानी से और उन्हीं चीज़ों को, पदार्थों को लेना चाहिए, फ्लूइड्स जो हमारे होते हैं, लिक्विड डाइट होती है, क्योंकि जितने भी ये कैंड जूसेस हैं सब में प्रिजर्वेटिव होता है, ठीक है। वो ऑल दी प्रिजर्वेटिव अगर आप पढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म में इट हैज़ इफेक्ट ऑन दी बॉडीज पैंक्रियाज, मोटापा बढ़ाना, लेटर ऑन स्टेजेस में कहते हैं कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट भी होना, बिकॉज कोई भी चीज़ कहता है ऐसा नहीं है कि आज यूज़ हो रही है तो कैंसर आज ही कर देगी, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में जाके करेगी, ठीक है। तो जितना हो सके उससे बचें, ठीक है, बिकॉज ऐसा ले आज रहे हैं, 10 साल बाद एक स्टडी आएगी कि भैया जो आप ले रहे थे केमिकल जो एज ए प्रिजर्वेटिव वो कैंसर करती है। ये जो फ्रूट जूस के टेट्रा पैक्स होते हैं उसमें फ्रूट कितना होता है? ये तो एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। एज पर अगर उनके इंग्रेडिएंट में जाओगे तो कहता है उनमें लिखा होता है, ठीक है, बट एक ये जांच का विषय है एक तरीके से देखा जाए तो। तो जांच का विषय है, और कैंड जूसेस को लेकर आज तक किसी डॉक्टर ने हमसे ये नहीं कहा है कि हाँ इसे धड़ल्ले से पी लीजिए, वैसे तो बेहतर है कि फ्रूट खा लिया जाए। बिल्कुल, जो चीज़ आपकी 10 रुपये में हो सकती है वो ज़रूरी नहीं कि आपको 50 रुपये में कैंड जूस को लेके करनी है।
बिल्कुल। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, लस्सी, छाछ, नारियल पानी, ORS, इनका इस्तेमाल लगातार करते रहिए। दिल्ली NCR समेत पूरे देश में, उत्तर भारत में खास तौर पर, दक्षिण भारत में भी इस बार गर्मी प्रचंड पड़ने वाली है। उससे बचने के कुछ तरीके हमने आपको बताए हैं। कुछ और आप जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। लोगों के सवालों के साथ फिर आएंगे। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।